नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की अमेरिका की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वो इस दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसमें क्वाड समिट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में शामिल है। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच दवा क्षेत्र में एक समझौते और इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे से जुड़े एक समझौते पर मोहर लगने की उम्मीद है। क्वाड शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, उभरती प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, आतंकवाद विरोधी और मानवीय सहायता पर चर्चा होगी। तो अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। यहां पर तमाम जो कार्यक्रम है वो हमने आपको बताया प्रधानमंत्री के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, जिसमें क्वाड समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। इसी के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई समझौते होने हैं, जिनमें दवा क्षेत्र में एक समझौता और इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे से जुड़े एक समझौते पर मोहर लगने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। और इसके बाद राष्ट्रपति ने आम आदमी पार्टी की विधायक दल की नेता आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। आतिशी आज शाम 4:30 बजे 5 कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। आतिशी के साथ सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। आतिशी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आपके विधायक मुकेश अहलावत नया चेहरा होंगे, जबकि 4 मंत्री बरकरार रहेंगे। इससे पहले आतिशी ने एलजी से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। आज शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है और आतिशी नई मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की। और आतिशी के साथ साथ 5 मंत्री और शपथ लेंगे। सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत फिर से मंत्री बनेंगे, जबकि एक नए चेहरे को इसमें शामिल किया गया है। गोपाल राय, इमरान हुसैन फिर से मंत्री बनेंगे। तो ये वो नाम है जो आतिशी के साथ आज शपथ लेंगे। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की जीएसएससी की सीजीएल परीक्षा से पहले आज और कल झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक पूरे झारखंड में इंटरनेट बंद रहेगा। झारखंड की गृह विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। झारखंड के सभी 24 जिलों में जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 823 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो आज और कल झारखंड में ये परीक्षा होनी है और इसके लिए 2 दिनों तक झारखंड में इंटरनेट सेवा को बंद रखा जाएगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक जो इंटरनेट सेवा है वो बंद रहेगी। जेएसएससी परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के रियासी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि शिकारी इलाके में आतंकी मौजूद है और इस पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को इस वक्त घेर रखा है और दोनों ओर से फायरिंग जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी है। रियासी में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा है। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में एनकाउंटर इनपुट मिले थे कि कुछ आतंकी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। कई आतंकियों को इस वक्त घेर कर रखा है, ये जानकारी मिल रही है। एनआईटी पटना में एक छात्रा के आत्महत्या करने के बाद छात्र भड़क उठे। छात्रा आंध्र प्रदेश के अनंतापुर की रहने वाली थी। जैसे ही इसकी जानकारी छात्रों को लगी, वो हाथों में कैंडल लेकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। छात्रों के प्रदर्शन की जानकारी के मिलने के बाद पुलिस फौरन ही मौके पर पहुंची और छात्रों को शांत करवाने की कोशिश की गई। छात्रा ने आत्महत्या क्यों की है, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बिहटा में एनआईटी कैंपस हॉस्टल में एक विद्यार्थी द्वारा सुसाइड किया गया है। विद्यार्थी का जो बॉडी है उसको ईएसआईसी हॉस्पिटल बिहटा में लेकर गया है
और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और हॉस्पिटल में भी जाके आगे की अनुसंधान और अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है। जो रूम में जो लाश मिला था उसको प्रोटेक्ट किया गया है और एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी शशांक। शशांक, तो क्या और जानकारी मिल रही है इसे लेकर, क्यों अभी तक आत्महत्या की है, क्या इसके कारण के बारे में पता चल पाया है और अभी फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल तो शांति है, लेकिन फिर सुबह 8 से 9 बजे के आसपास जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर सकते हैं। छात्रा ने आत्महत्या क्यों की ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस खुलकर कुछ बोल नहीं रही है। देर रात बेटा के अस्पताल कब ले जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस इस मामले पर आज सुबह जो है कुछ नया बयान जारी कर सकती है, तो उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें, ये जिस छात्रा ने आत्महत्या की है वो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक की छात्रा थी, प्रदेश की मूल रूप से रहने वाली थी और इनका शव जो है परिसर में जो हॉस्टल है उसके कमरे में मिला है। तो पुलिस जो है जांच कर रही है, पुलिस की टीम जो है वहां पर मौजूद है। लेकिन तरह से घटना हुई है तो उससे छात्र जो है बेहद आक्रोशित है। ठीक है शशांक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू में चर्बी पाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रसादम विवाद पर अब आंध्र कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने प्रसाद मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि घटना में जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो गिरिराज के बाद वाईएस शर्मिला ने मांग की है पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया, सियासत भी उस पर तेज है और ये लेटर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लेटर लिखा गया है। आंध्र कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने गृह मंत्री अमित शाह को ये चिट्ठी लिखी है और उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि इस घटना में जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से मामला सामने आया उसके बाद लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है और गुनहगारों को सजा देने की मांग इस पूरे मामले में की जा रही है। अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का मामला तूल पकड़ चुका है और ये सारा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल का आरोप लगाया। प्रसाद बनाने में जो घी इस्तेमाल हुआ उसकी लैब में जांच हुई है और रिपोर्ट में बीफ टैलो और लाड जैसे शब्द लिखे गए। इसके बाद हड़कंप मच गया। राजनीति से लेकर संत बिरादरी तक क्रोध में है और दोषियों के खिलाफ फांसी जैसी कठोर सजा की मांग की जा रही है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का मामला तूल पकड़ चुका है। कल भारत की बात में हमने आपको सबसे पहले खबर दिखाई थी और वो लैब रिपोर्ट भी दर्शकों के सामने रखी थी जिसमें घी में जानवरों की चर्बी वाली बात कही गई। आस्था के साथ का खिलवाड़ एक राष्ट्रद्रोह जैसा है, हिंदू धर्म के लोगों का धर्म नष्ट कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? पूरे हिंदुस्तान में क्रोध की ऐसी ज्वाला भड़की हुई है जिसकी तपिश आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर से लेकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों तक महसूस की जा रही है। वरना बताइए, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का पुतला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भला क्यों जलाया जा रहा होता? जगनमोहन रेड्डी की जिम्मेदारी है, अगर हमारे हिंदू धर्म को कहीं भी किसी प्रकार से आघात पहुंचा है तो उसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। भावनाएं तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाले उस प्रसाद से जुड़ी हैं जिसे पाकर करोड़ों भक्त खुद को धन्य मानते हैं। भगवान का जो प्रसाद होता है उसको पान करने में हम अपने आप को सौभाग्यशाली भक्त समझता है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में
प्रसाद के तौर पर मिलने वाला लड्डू कितना खास है उन्हें इन तस्वीरों से समझिए, जहां तमाम भक्त लड्डू के लिए लाइन में आधार कार्ड लिए खड़े हैं। ये लड्डू तभी मिलता है जब आधार कार्ड दिखाया जाए। लेकिन भगवान विष्णु का अवतार कहे जाने वाले प्रभु वेंकटेश्वर के चरणों में चढ़ने वाले प्रसाद की जो लैब रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या लिखा है वो देखिए। आंध्र प्रदेश सरकार के सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट सबसे पहले एबीपी न्यूज के पास आई थी। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में इस्तेमाल होने वाले घी का सैंपल 9 जुलाई को लैब को मिला और 3 दिन तक इसकी जांच हुई। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है ये 5वां पन्ना। इस 5वें पन्ने पर लिखा है फॉरेन फैट के तौर पर घी में क्या क्या इस्तेमाल हुआ। पहले नंबर पर सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉटन सीड के साथ फिश ऑयल का नाम लिखा है। दूसरे नंबर पर कोकोनट और पाम कर्नल फैट है। तीसरे कॉलम में लिखा है पाम ऑयल और बीफ टैलो और चौथे नंबर पर लिखा है लार्ड। इस रिपोर्ट में बीफ टैलो और लार्ड जैसे शब्द चौंकाते हैं। एबीपी न्यूज ने फूड एक्सपर्ट पूजा से सबसे पहले बीफ टैलो शब्द का मतलब समझा। बीफ टैलो की पहले हम बात करते हैं। बीफ टैलो एक प्रोसेस से बनाया जाता है। फर्स्टली उनका एक जो बीफ का मीट लिया जाता है उसको क्यूब्स में काट के एक बॉल में स्लो फ्लेम पे पकाया जाता है। उसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद उसमें फ़ैट निकलना स्टार्ट होता है। उस फैट को इतनी नीटली क्लीनली उसको स्ट्रेन किया जाता है जिससे कि उसका जो मीट का पार्टिकल है उसमें बिल्कुल ना जाए और उसको फिर उसके बाद स्टोर किया जाता है। बीफ यानी भैंस के मांस के टुकड़ों को पहले काटा जाता है, फिर एक बर्तन में धीमी आंच पर पकाया जाता है। एक निश्चित समय तक पकाने पर उसका फैट निकलता है। इस फैट यानी वसा से मांस के टुकड़े अलग करके उसे स्टोर किया जाता है। अब आइए रिपोर्ट के उस दूसरे हिस्से में यानी जहां लिखा है लार्ड। हमने फूड एक्सपर्ट से पूछा कि अगर घी में लार्ड मिला है तो उसका मतलब क्या है। लार्ड फैट होता है एक जो कि पिग के मीट को छोटे क्यूब्स में कट करके एक स्लो फ्लेम पे एक टाइम पीरियड में पकाया जाता है जिसमें कि फ़ैट निकल के वो उसको निकालते हैं और उसके बाद अच्छे से नीटली उसको स्ट्रेन करते हैं ताकि उसका मीट का पार्टिकल बिल्कुल ना जाए और उसके बाद उसको स्टोर करते हैं जिससे कि वो प्योर फैट के फॉर्म में प्रेजेंट हो। साफ है कि लार्ड यानी सुअर के मांस से तैयार किया गया फैट। लार्ड जो पिग का मीट होता है वो लार्ड कहलाता है। तो सेम दोनों ही नॉनवेज के एक सोर्स है। अब समझिए जब भक्तों के कानों तक ये बात पहुंची कि जिस लड्डू को उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की कृपा और आशीर्वाद समझकर ग्रहण किया था उसमें सुअर और बीफ के मांस से निकाली गई चर्बी का इस्तेमाल हुआ है तो कोहराम मच गया। ये आप देख सकते हैं कि तिरुपति बालाजी में हम अभी हैं और आपने देखा होगा कि चेहरे पे बाल भी गायब है। हमने तिरुपति बालाजी भगवान को बाल समर्पित किया है और ये यहाँ का प्रसाद है और ये लड्डू है। और जब आज मैं टीवीओ पे देखा बाला तिरुपति जी के लड्डू में चर्बी मिलाया जाता है और मछली का तेल मिलाया जाता है। हमने कहा राम राम सीताराम सीताराम। जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं, क्योंकि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है। और इतना ही नहीं, अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर तिरुपति बालाजी मंदिर से 1 लाख लड्डू अयोध्या पहुंचे थे। लड्डू में जानवरों की चर्बी वाली खबर के बाद से वाराणसी से लेकर अयोध्या तक के साधु संत गहरे क्रोध में। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। सिर्फ संत बिरादरी ही नहीं बल्कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक इस मुद्दे पर अपना रोष दिखा रही है। हम सब लोगों के मन में रोष है। हमारी आस्था के साथ भारी खिलवाड़ हुआ है। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अभी आपने एक लैब टेस्ट सामने ले आए और फिर सोशल मीडिया पे थ्योरियां शुरू हो गई। इससे काम नहीं चलेगा। आप देश का माहौल मत बिगाड़िए, क्योंकि हमें भी गुस्सा है, हमारे मन में रोष है। तुरंत एक्शन लीजिए। प्रसाद में भी मिलावट, वो भी जानवरों की फैट से मिलावट या फिश ऑयल की
मिलावट, ये तो घोर अपराध है। ये तो हिंदू उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम किसी धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन मंदिरों में केवल हिंदू धर्म के लोग रहना चाहिए। तिरुपति बालाजी के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाले विवाद के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है, उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि सारा विवाद कब और कैसे शुरू हुआ? पहले कौन सा घी इस्तेमाल होता था और बाद में कौन सा घी इस्तेमाल होने लगा? नई कंपनी को ठेका कैसे मिला? और सीएम चंद्रबाबू नायडू की सरकार इसका ब्यौरा भी पेश कर रही है। जबकि दूसरी तरफ पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने न सिर्फ आरोपों को खारिज किया है, बल्कि उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जगन मोहन रेड्डी ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक न्यायिक कमेटी गठित करने की मांग की है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाला ये वो प्रसाद है जिसके बिना दर्शन पूरे नहीं होते। मंदिर का ट्रस्ट हर रोज 3 लाख से ज्यादा लड्डू तैयार करता है, जिसमें हर रोज करीब 10,000 किलो घी का इस्तेमाल होता है और 200 से ज्यादा ब्राह्मण मिलकर इन लड्डुओं को बनाते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाला एक लड्डू 75 रुपए का होता है, लेकिन जिस लड्डू में कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी, उसमें जानवरों की चर्बी वाला घी कब और कैसे इस्तेमाल होने लगा। आपकी स्क्रीन पर जिस प्लांट की तस्वीरें मौजूद हैं, उसका नाम है कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन। यही कंपनी तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डुओं के लिए पिछले 50 साल से नंदनी घी की सप्लाई कर रही थी। अब हुआ ये कि कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन सरकार से ज्यादा पैसे मांग रही थी और उसने 400 रुपए लीटर से कम पर घी देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद कैसे क्या हुआ, उसकी पूरी चेन समझिए। जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने पिछले साल जुलाई 2023 में घी की सप्लाई का ठेका 5 कंपनियों को दे दिया। यानी पिछले साल जुलाई महीने से नंदनी घी से लड्डू बनना बंद हो गए थे, लेकिन बाकी कंपनियां 320 रुपए लीटर में मंदिर को घी की सप्लाई कर रही थी। अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी पूछ रही है कि जगन मोहन रेड्डी सरकार को ये बात क्यों नहीं खटकी कि इतने सस्ते दाम में घी कैसे मिल सकता है। Is it not you who had given the ghee contract to a supplier from Tamil Nadu at a rate of 320 rupees? Who in this world will give a kg of cow ghee at 320 rupees? So, today this lab report from NDDB, NDDB is not any private entity. It is one of the top most institutions, National Dairy Development Board, a government body, which had clearly stated that the ghee is adulterated with animal fats. जिन 5 कंपनियों को ठेका मिला, उनमें से एक तमिलनाडु की कंपनी AR डेयरी एंड एग्रो फूड्स को इस साल मई में घी सप्लाई के लिए नया टेंडर मिला था। आपकी स्क्रीन पर तमिलनाडु की उसी कंपनी की तस्वीरें मौजूद हैं। इस कंपनी ने नया टेंडर मिलने के बाद मंदिर को 10 टैंकर्स में घी सप्लाई भी किया, जिसमें से 6 टैंकर का घी इस्तेमाल भी हो चुका था। लेकिन जून में जब आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की जगह चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई और लड्डू की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की गई, तो सरकार ने बचे हुए 2 टैंकर घी का इस्तेमाल होने से रोक दिया और फिर इसी घी का सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजा गया, जिसमें बीफ टैलो और लार्ड जैसी जानवरों की चर्बी की बात सामने आई है। शिरजा दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं का
डेयरी का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उससे घी नहीं लेती थी ये सरकार, जो पीछे वाली सरकार थी। और वो मैंने सुना कि जो घी थी वो 320 रुपये में उससे घी लेता था। अब जांच का सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपये का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सज़ा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सज़ा मिले, हैंगिंग हो, जिसने भी किया है। हालांकि जिस कंपनी के घी में जानवरों की चर्बी होने के आरोप लगे हैं, अब उसने भी लैब रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि हमारे घी में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं थी। एसएमएस लैब सर्विस की ये रिपोर्ट इसी साल जून महीने की है। प्रसाद में जानवरों की चर्बी जैसे गंभीर आरोपों के बाद पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए और बताया कि उनकी सरकार ने पिछले कई दशकों से मंदिर में होने वाली टेंडर की तय प्रक्रिया का ही पालन किया है। This is a routine process, online tendering process, where anybody who fits into this qualification is free to participate in these tenders online. And if he qualifies, he becomes L1. Every company which is qualified, if they were to supply any ingredients, any tanker, they would have to ensure that every tanker what they supply would have to be carrying NABL certificate. After that, TTD also mandatorily conducts 3 tests, collecting 3 samples from every tanker. This is mandatory, compulsory. Only when they pass out, then only then the tanker is good to go into the temple. कुल मिलाकर तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में चर्बी का आरोप राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। पश्चिम बंगाल से लगी झारखंड की सीमाएं सील करने के बाद दोनों राज्यों के बीच तनातनी बढ़ गई है। बीजेपी ने बंगाल से लगी झारखंड की सीमाएं सील करने पर हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार को घेर लिया है। झारखंड के मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ है, जिससे नाराज होकर ममता बनर्जी ने झारखंड की सीमाएं सील करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद बंगाल झारखंड सीमाओं पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। दरअसल झारखंड में लगातार 3 दिन की मूसलाधार बारिश की वजह से डैमों का जल स्तर बढ़ जाने से मैथन और पंचेत डैम को खोल दिया गया था, जिसके बाद कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं और ममता सरकार ने जो सीमाएं हैं उनको बंद कर दिया है, सील कर दिया है, जिसके बाद अब दोनों राज्यों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। बंगाल झारखंड बॉर्डर सील करने पर सियासत भी गर्मा गई है। आपको बता दें कि डैमों का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से मैथन और पंचेत डैम को खोल दिया गया था, जिसके बाद कई जगह जो है बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। देखिए, राज्य-स्तरीय मामला है और ममता दीदी और हेमंत सोरेन जी हम लोग एक हैं। बंगाल हमको आंख नहीं दिखा सकता। बांग्ला से मैं प्यार करता हूँ। बॉर्डर पे तो आलू प्याज बंगाली लोग से मेरा संबंध है। वो रोक दी। वो लोग अच्छे लोग हैं, वो लोग जात पात नहीं करते, लोग नफरत नहीं फैलाते। देखिए, नेता प्रतिपक्ष भले ही बन गए हैं, लेकिन उसको भाजपा जो बोलती वही पढ़ते हैं वो। अब हर मुद्दे पे राजनीति करना ठीक नहीं लगता है। ये हमारी सरकार का मामला है, बंगाल सरकार, झारखंड सरकार, हम लोग देख लेंगे। बेवजह क्यों कूद देते हो यार? ज्यादा कूदोगे तो नदी में कूदा देंगे हम, और बह जाओगे पता नहीं चलेगा कहाँ। सब समाप्त हो जाएगा। दीदी दीदी हमारे बड़ो बहन, बड़ो दीदी, सब दूर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे मुख्यमंत्री जी विद्वान आदमी है और बाई ब्लड
राजनीति की छोटी छोटी बारीकियों को समझते हैं, जानते हैं। गुरुजी के पुत्र हैं, इसलिए हर विषम परिस्थिति में न उन्होंने धैर्य खोया न खोएंगे। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना दब्बूपन दिखाना ठीक नहीं। झारखंड के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना एक मुख्यमंत्री के नाते उनका दायित्व बनता है। पहले भी ममता दीदी ने जिस तरह से इनको हड़काया था और अभी फिर हड़का रही है, ये प्राकृतिक बातें हैं, प्राकृतिक आपदा है। पानी आया है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। उसके लिए झारखंडियों का अपमान करना और उन अपमान में मुख्यमंत्री जी का चुपचाप दुम दबा करके बैठ जाना, ये सीधे दिल नहीं है, बुजदिली का निशानी है। मुख्यमंत्री जी 3.5 करोड़ झारखंड की जनता का आवाज बनिए और ममता जी को थोड़ा सा नहीं है तो हम सब लोग साथ इस मुद्दे पर आपके आंख उठा करके उनको जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पीएम को लिखी चिट्ठी पर सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने अब ममता बनर्जी को जवाब दिया है कि दामोदर घाटी निगम के बांधों से पानी छोड़ने की जानकारी अधिकारियों को हर स्तर पर दी गई थी। तो ममता बनर्जी की चिट्ठी पर केंद्र का जवाब सामने आया है। बांधों से पानी छोड़ने की जानकारी दी गई थी। केंद्र की तरफ से कहना है अधिकारी को हर स्तर पर जो जानकारी साझा करनी चाहिए थी वो अधिकारियों की तरफ से साझा की गई थी और इसकी जानकारी दी गई थी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इधर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण बंगाल के 8 जिलों में आई बाढ़ के लिए केंद्र के अधीन दामोदर घाटी निगम यानी कि डीवीसी को जिम्मेदार ठहराने के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से स्पष्टीकरण मांगा है। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर डीवीसी के साथ सभी समझौतों को रद्द करने की भी चेतावनी दी है। राज्यपाल ने ममता सरकार से कारण पूछा है। डीवीसी पर आरोपों पर ममता सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बंगाल झारखंड में बांध से पानी छोड़ने का ये पूरा मामला है। बंगाल झारखंड सीमाएं सील करने पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है और इसका कारण पूछा है। और चलिए अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां कांग्रेस की दिग्गज यानी कि कुमारी सैलजा चुनाव प्रचार से दूर नजर आ रही है। इसकी कई वजह इस वक्त गिनाई जा रही है। 20% से ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी वाले हरियाणा में सैलजा की नाराजगी काफी मायने रखती है। एक तरफ सैलजा खामोश है तो दूसरी तरफ हुड्डा जमकर प्रचार कर रहे हैं। इस पर विपक्षी दल कांग्रेस पर चुटकी ले रहे हैं। हरियाणा में धुआंधार प्रचार चल रहा है। चुनाव प्रचार के लिए अब 2 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस के प्रचार अभियान से कुमारी सैलजा गायब हैं। हरियाणा में अनुसूचित जाति समाज से कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और पार्टी की दिग्गज नेता कुमारी सैलजा ने आखिर प्रचार अभियान से क्यों दूरी बना रखी है? इस पर राज्य का चुनावी माहौल सरगर्म है। विपक्षी दल चुटकी ले रहे हैं तो कांग्रेस सफाई देते नहीं थक रही। वहाँ एक अखाड़ा है जिसमें एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी को ही निपटाने का प्रयास कर रहा है। जो लोग आज उन पार्टियों में हमारे समाज के नेता उन्हीं की इज्जत नहीं करते तो हमारे समाज की क्या इज्जत करेंगे? तो चुनाव प्रचार में उतना ज्यादा एक्टिव कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं, सक्रियता से कर रही हैं। कहीं कोई मतभेद बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस भले दावा कर रही हो कि कुमारी सैलजा ने प्रचार अभियान से दूरी नहीं बनाई है, लेकिन सच ये है कि जिस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर दिन धुआंधार सभाएं कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त सैलजा पार्टी के किसी मंच पर नजर नहीं आ रही। कुमारी सैलजा के सोशल मीडिया एक्स के पेज पर चुनाव प्रचार की आखिरी तस्वीर 11 सितंबर को अपलोड की गई थी, जब उन्होंने नारायणगढ़ और असंध में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। कुमारी सैलजा की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले अपने समर्थकों को कम सीटें मिलना बताया जा रहा है। दूसरी वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी और हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का बिना नाम लिए कुमारी सैलजा पर दिया गया लिपस्टिक पाउडर वाला अमर्यादित बयान भी है। भले ही हुड्डा ने इस बयान की सार्वजनिक निंदा की हो, लेकिन अनुसूचित जाति के समाज में इस पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है और कांग्रेस के विरोधी इसका सियासी फायदा उठाने में जुटे हैं। भाई एक आदमी कितनी बार अपमानित होगा आप मुझे बताइए, जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम किया, हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, साइडलाइन कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी में सम्मान केवल गांधी परिवार का ही हो सकता है।
रखा है। कोई पिछड़े समाज से आए कोई भी व्यक्ति हो, उसका सम्मान नहीं हो सकता है। जो मन में होता है हम सार्वजनिक तौर पे बोलते हैं, ये आज़ादी हमें हमारी पार्टी देती है, लेकिन फिर पार्टी का जहां सवाल होता है सब इकट्ठे होकर लड़ते हैं और पार्टी को विजयश्री दिलवाते हैं। इधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए और कुछ देर बाद फिर से वो बीजेपी में आ गए। रमित खट्टर के कांग्रेस में शामिल होने पर राजनीति गर्मा गई थी। यू टर्न लेने के बाद रमित खट्टर ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि जबरदस्ती पटका उन्हें पहना दिया गया था। क्षमा प्रार्थी हूँ, सुबह जो गलती हुई, कुछ स्थितियां ऐसी थी, मैं वहां गया बीबी बत्रा जी के पास, विधायक हैं, मिलने गया, नमस्कार हुई, फोटो खींचा गया, पटका पहनाया गया, काफी कुछ हुआ, वार्तालाप भी हुई, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इस चीज को इस तरह से इस्तेमाल करें। जो उन्होंने राजनीतिक खेल खेलने की कोशिश करी, मैं मानता हूं वो ठीक नहीं। मैं अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूं, आप सभी के आगे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आने वाली 5 तारीख को भाजपा को विजयी बनाएं और हरियाणा को अग्रसर करें। हरियाणा में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का दौरा भी सुर्खियों में है। केजरीवाल यहां चुनावी रैली में शिरकत करने आए थे तो राहुल गांधी अमेरिकी दौरे के दौरान एक भारतीय छात्र से किए गए वादे को निभाने के लिए यहां आए थे। केजरीवाल ने खूब सियासी बयान दिए तो राहुल खामोश रहकर कई संदेश दे गए। ये हरियाणा चुनाव का गारंटी शो है। राहुल गांधी वादा निभाने की गारंटी पूरी करने करनाल पहुंचे तो केजरीवाल हरियाणा के विकास की गारंटी लेकर, और गारंटी ये भी कि हरियाणा में इस बार आम आदमी पार्टी की मदद के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। क्या दिया बीजेपी ने आपको? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और आपके बच्चों को नशा दिया उन्होंने, और कुछ नहीं दिया उन्होंने। इस बार पूरा हरियाणा बदलाव मांग रहा है। हरियाणा में यमुनानगर के जगाधरी पहुंचे केजरीवाल ने राम कथा से सीता माता का प्रसंग निकाला और दिल्ली वाला वादा दोहराया। और अगर दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल ईमानदार है और दिल्ली की जनता मेरे को वोट देके जिताएगी, तभी मैं दोबारा सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता किसी भी नेता ने आज तक इतनी हिम्मत की है इस तरह का बयान देने के। चुनावी सरगर्मी के बीच हरियाणा में राहुल गांधी भी थे, लेकिन साइलेंट मोड में थे। राहुल ने करनाल में उस युवक के परिवार से मुलाकात की जिससे अमेरिका में मिले थे। राहुल ने अमित कुमार के घर पहुंचकर वीडियो कॉल पर उससे बात भी की। ये सारे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये आप जाके वहाँ बैठोगे और हमारी फैमिली से मिलोगे। राहुल ने वादा किया था कि यमुनानगर जाकर उसके घर वालों से जरूर मिलेंगे। 1 घंटा रुके? हाँ जी, 1 घंटा। हमने तो पता भी नहीं था इधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि आरएसएस बीजेपी ने हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगला है। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर ओवैसी केंद्र सरकार पर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिमों की जमीन छीनने के लिए कानून आया है। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया कि एक बाबरी मस्जिद को खोया है, अब नहीं खोएंगे, अब मुस्लिम जाग जाए। हमारे मुल्क में एक कानून बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की जायदाद हमसे छीन ली जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी वाले बोलते पूरे मुल्क में ओवैसी जाकर लोगों को उकसारा, उन्हें ही बोल रहा मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, कब्रिस्तान छीन लेंगे, ईदगाह छीन लेंगे, जमीनात छीन लेंगे। बीजेपी वालों, तुम मेरी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। मैं जानता हूं तुम्हारी हरकतें क्या हैं। ये जो कह रहा हूं भारत के मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, और क्यों खोया बता रहा हूं आज तुमको। ये जो कानून मोदी लाए हैं, बिल लाए हैं, कानून नहीं बना अभी, इसमें वक्फ बाय यूजर है, यानी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं
तो उससे उसके इस्तेमाल पर वो वक्फ हो जाती है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आर्मी अफसर और उसकी मंगेतर के साथ बदसलूकी मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेडी आज बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बीजेडी का प्रदर्शन सुबह 10 बजे होगा। वहीं ओडिशा की घटना पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से चुप्पी तोड़ने की मांग की है, जबकि ओडिशा महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। तो बीजेडी आज बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि ओडिशा में आर्मी अफसर और मंगेतर के साथ बदसलूकी का ये पूरा मामला है, जिसके खिलाफ बीजेडी आज बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और ओडिशा महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। We demand a full judicial inquiry into this matter and action must be taken very quickly.